गुड इवनिंग। स्वागत है आपका सिविल रैंक स्टेट पीसीएस में। आज हम पढ़ने वाले हैं चार्टर अधिनियम 1813। इससे पहले हम 1793 का चार्टर अधिनियम पढ़ चुके हैं। आज हम जानेंगे पृष्ठभूमि, प्रावधान, महत्व और कमियों के बारे में। उससे पहले यदि आप हमारी किसी भी प्रकार की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप इस लिंक के थ्रू टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और या फिर ये क्यूआर कोड है, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल हमारा जॉइन कर लीजिए। वहाँ से आप किसी भी प्रकार की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्ट हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। वहाँ पे कमेंट ऑन है। तो आज हम जानेंगे चार्टर अधिनियम 1813 का पृष्ठभूमि कि 1813 के चार्टर अधिनियम का बैकग्राउंड क्या था। उसके बाद जानेंगे इसके प्रावधान, वो महत्वपूर्ण प्रावधान जो क्या-क्या हुए, फिर इसका महत्व क्या था और कमियाँ थी। ये कंप्लीट पैकेज है प्रीलिम्स और मेंस के लिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़िए और इस क्लास को कंप्लीट देखिए और इस क्लास के बाद आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं। शॉर्ट्स में नोट्स बनाइए, मैं इसमें आपको एक फ्लो चार्ट भी दूँगा, तो आप उस फ्लो चार्ट से याद रख सकते हैं। तो शुरू करते हैं 1813 के चार्टर अधिनियम का इतिहास। नेपोलियन बोनापार्ट ये एक राजा हुआ करता था। नेपोलियन बोनापार्ट की यूरोपीय व्यवस्था के कारण ब्रिटिश व्यापारियों और कारोबारियों की स्थिति खराब हो गई थी, क्योंकि इस व्यवस्था के तहत पूरे यूरोप में फ्रांसीसी सहयोगियों को ब्रिटिश माल का आयात प्रतिबंधित था। परिणाम स्वरूप वे एशिया में ब्रिटिश व्यापार में हिस्सेदारी चाहते थे। तो ब्रिटिश जो व्यापारी थे एशिया में हिस्सेदारी चाहते थे और साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार, एकाधिकार का मतलब होता है मोनोपोली, मोनोपोली को भी समाप्त करना चाहते थे। ये इसका बैकग्राउंड था। अब बात करते हैं पृष्ठभूमि की, जो इसका मेन बैकग्राउंड है, क्या क्या रहा। ब्रिटिश संसद हर 20 साल में ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर नवीनीकृत करती थी। 1813 में कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार मोनोपोली खत्म की व्यापक मांग उठी। कब उठी थी? 1813 में। प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, आप स्टार लगा लेना। इंग्लैंड में फ्री ट्रेडर्स का दबाव बहुत अधिक था और भारतीय उद्योग व्यापार की बर्बादी और ब्रिटिश वस्त्र उद्योगों को नए बाजार की जरूरत बढ़ रही थी। ईसाई मिशनरियों की मांग भी थी कि भारत में धर्म प्रचार की खुली अनुमति मिले, यानी कि ईसाई मिशनरी चाहते थे कि वो भारत आए और भारत आके अपने धर्म का प्रचार करें और उसकी उनको खुली आज़ादी मिलनी चाहिए। तो ये इसकी पृष्ठभूमि थी। अब जानते हैं इसके मुख्य प्रावधान कि उस जो चार्टर अधिनियम 1813 था, उसमें क्या-क्या प्रावधान हुए। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्यापारिक प्रावधान। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया। किंतु, किंतु का मतलब आप समझ लेना, किंतु सिर्फ चीन और चाय पर कंपनी का मोनोपोली यानी कि एकाधिकार बना रहा। प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में भी आ चुका है और कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए आपको अच्छे से समझना है। 1813 में आंशिक रूप से एकाधिकार समाप्त हुआ था। पूर्ण रूप से इसके 20 साल बाद होगा। 1813 के बाद 23 और 33, 1833 के चार्टर में पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाएगा। तो 1813 में आंशिक रूप से समाप्त हुआ था, चीन और चाय को छोड़ के। ब्रिटिश निजी व्यापारी फ्री ट्रेडर्स अब भारत में व्यापार कर सकते थे। ब्रिटिश नागरिक अब भारत में निवास, व्यापार और जमीन खरीद सकते थे, कुछ शर्तों के साथ। जो ब्रिटिशर्स थे, जो यहाँ इंडिया में आके रहना चाहते थे, जमीन खरीदना चाहते थे, तो वो खरीद सकते थे, लेकिन कुछ शर्तें थीं। धार्मिक और शैक्षिक प्रावधान समझ लेते हैं। ये भी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में ईसाई मिशनरियों को आधिकारिक रूप से धर्म प्रचार करने की अनुमति मिली। भारतीय शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए का शिक्षा कोष की स्थापना की गई और ये 1 लाख रुपए के शिक्षा कोष की स्थापना कब की गई है? 1813 के चार्टर में। आप याद रखेंगे, जिस चीज़ को मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण होती है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको ये चीज़ छोड़नी नहीं है। आप इसको लिख लीजिए या स्टार बना लीजिए। इससे आधुनिक शिक्षा तक अंग्रेजी शिक्षा शुरू होने की नींव पड़ी।
तो आधुनिक शिक्षा की नींव कब पड़ी थी? 1813 के चार्टर में। यहाँ तक आपका क्लियर है? अब समझते हैं प्रशासनिक प्रावधान क्या हुए। कंपनी अब एक राज्य के रूप में शासन कर रही है। इस पर संसद का अधिकार पहले से अधिक मजबूत हुआ। किस संसद का? जो दिल्ली में संसद है वो नहीं, दिल्ली वाली नहीं, ब्रिटिशर्स की, जो लंदन में थी। लंदन में जो संसद थी उसकी बात हो रही है यहाँ। कंपनी का काम अब व्यापार की बजाय शासन एडमिनिस्ट्रेशन माना जाने लगा। भारत के राजस्व और सैन्य नियंत्रण पर सॉरी ब्रिटिश संसद की निगरानी बढ़ाई गई। भारत के शासन के खर्च को कंपनी ही वहन करेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको समझिए। वो कहना चाह रहे थे कि जो कंपनी शासन कर रही है, जिसमें उसको जितना भी खर्च आता है वो सारा खर्च कंपनी भारत से ही खर्च करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते और जानते हैं इसके महत्व यानी कि सिग्निफिकेंस ऑफ चार्टर एक्ट 1813। भारत का बाजार ब्रिटिश वस्तुओं के लिए खुल गया, ये इसका महत्व था। औपनिवेशिक शोषण बढ़ा। ईसाई मिशनरियों के आगमन से सामाजिक धार्मिक सुधारों की प्रक्रिया तेज हुई। भारतीय शिक्षा प्रणाली यानी कि मॉडर्न इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत का आधार बना। कंपनी का व्यापारिक स्वरूप धीरे धीरे खत्म और शासकीय स्वरूप बढ़ा। ब्रिटिश पूंजीवाद, ब्रिटिश कैपिटलिज्म को भारत में प्रवेश का अवसर मिला। बाद में औद्योगिक क्रांति के परिणाम भारत में और तेजी से दिखाई देने लगा। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप और तेजी से चीजें बढ़ने लगी। अब इस जो 1813 का चार्टर एक्ट है उसका हम ड्रॉबैक समझेंगे, उसकी कमियां समझेंगे। भारतीय उद्योग की पूरी तबाही, खासकर हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग उद्योग जो थे वो नष्ट हो गए थे। भारतीय प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, आप स्टार लगा लीजिए। ब्रिटिश वस्त्रों के आयात ने भारतीय बाजारों को नष्ट कर दिया था। आयात का मतलब जो ब्रिटिश में जो ब्रिटिशर्स जो वस्तुएं बना रहे थे, जो लंदन में औद्योगिक क्रांति में जो वस्त्र बन रहे थे वो मशीनों से बनते थे और उन्होंने भारत में आके भारत के जो हथकरघा उद्योग थे, जो वस्त्र उद्योग थे, उनको लगभग नष्ट कर दिया। मिशनरियों को प्रवेश देने से सांस्कृतिक और धार्मिक तनाव बढ़े, क्योंकि जो ईसाई धर्म था वो अपने उसका प्रचार करने लगे। तो वो जो यहाँ का सनातन धर्म था या इस्लामिक जो धर्म था और जो यहूदी थे, पारसी थे, जो भी जितने भी धर्म थे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, उनके विचार और इनके विचारों में। शिक्षा पर 1 लाख रुपए का प्रावधान बहुत कम था, प्रभाव नगण्य था। पूरे देश के लिए 1 लाख रुपए थे। अभी क्या आप देखेंगे तो एक आईएएस अधिकारी की या पीसीएस अधिकारी की सैलरी लगभग 1 लाख से अधिक होती है। उस समय 1 लाख रुपए पूरे भारत के लिए दिया गया था शिक्षा के लिए। प्रशासनिक सुधार केवल नाम मात्र थे, जन कल्याण की कोई पहल नहीं थी। यह अधिनियम ब्रिटिश आर्थिक शोषण के द्वारा पूरी तरह खुलने वाला था। अब आगे समझ लेते हैं परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी ये जो हमारा चैनल है इस पे वीडियो ज़्यादा आ रही है और जो सब्सक्राइबर है वो बहुत कम है हमारे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगता है और आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। एक कमेंट ज़रूर लिख के जाना जिससे कि हमको ये पता रहे कि हाँ अब आप हमारे साथ हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एग्जाम के समझ लेते हैं। कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार खत्म हो गया, पूर्ण रूप से नहीं हुआ था। आप ये बात अच्छी तरह से याद रखना, सिर्फ चाय और चीन पर व्यापार मोनोपोली जारी रही। ईसाई मिशनरियों को अनुमति मिली। शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की बात की गई। अब भारत ब्रिटिश पूंजीवाद का सबसे बड़ा बाजार बना। यह अधिनियम कंपनी को शासनिक संस्था घोषित करने की दिशा में पहला कदम था। शासनिक संस्था का मतलब पहले जो कंपनी थी वो व्यापारिक संस्था थी, व्यापारिक। ठीक है, अब ये जो नियम था ये कह रहा था कि आप सिर्फ शासन कीजिए, तो ये शासनिक संस्था बनने का पहला कदम था कि यहाँ से सिर्फ आपको शासन पे ध्यान देना है। ये एक
फ्लो चार्ट है, चार्टर एक्ट 1813 का ये फ्लो चार्ट है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इंग्लिश में लिखा हुआ है, चाहो तो हिंदी में लिख लेना और ये पॉइंट्स उसके अकॉर्डिंग याद कर लेना। बैकग्राउंड के क्या है, की प्रोविजंस, सिग्निफिकेंस और बैकड्रॉ। आपका प्रीलिम्स का और मेंस का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये लॉर्ड डलहौजी हैं जो इस समय थे, तो आप इनकी पिक्चर्स को देख के पहचान सकते हैं। अगर आप हमारी किसी भी प्रकार की या ये भी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं या आप हमसे किसी भी प्रकार की कोई बात करना चाहते हैं डायरेक्ट, हमारा टेलीग्राम चैनल जो लिंक है ये जॉइन कर लीजिए और वहाँ से आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए। आपको वीडियो पसंद आया? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।